हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि हमारे हर मॉड्यूल की एक सीरीज़ चलेगी, तो आज हम लोग एक और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे अपनी कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ में। एक कॉम्प्रिहेंशन हमने पहले किया था, फिर अगला कॉम्प्रिहेंशन हमने क्लोज टेस्ट के साथ किया था। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉम्प्रिहेंशन होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन की अलग प्लेलिस्ट, PQRS की अलग प्लेलिस्ट, क्लोज टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट, ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए और डिले ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन SSC CPO में पूछा गया है इसी साल जनवरी 2024 में जो CPO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ें, जो मैंने आपको प्रिफर्ड तरीका बताया हुआ है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेकिन आज हम ये करते हैं कि इस एक बार कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हैं, क्योंकि कई मेरे पास मैसेज आए स्टूडेंट्स के कि सर जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, चूँकि हम हिंदी मीडियम है तो इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंशन में जो सेंटेंसेस होते हैं बड़े बड़े उनका मतलब नहीं समझ में आता। तो जैसे मेरे पास परसों भी एक शाम को मैसेज आया था कि सर पहले एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आप उसका पूरा मीनिंग समझा दिया करिए तो हम लोगों को आसानी होगी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ के तब आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मेरा पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे, और ये चैनल मुख्यतः प्राइमरीली उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। अ फैक्ट दैट ड्रॉज आवर अटेंशन इज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ। एक तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य, एक तथ्य जो हमारा ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान अपनी ओर खींचता है, वो ये कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, कि अपनी जीवन में स्थिति के अनुसार एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रावेगेंट हो। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब जो खर्चीला हो, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता हो, जो खूब दिखावट करता हो, इज़ आइदर एडमायर्ड और लोथ्ड। तो एक जो खर्चीला व्यक्ति है वो उसकी या तो तारीफ की जाती है और या उससे घृणा की जाती है, या उसको लोग नापसंद करते हैं। ठीक है, A successful businessman does nothing to increase his popularity। एक जो सफल बिजनेसमैन है या सफल व्यवसायी है वो अपने does nothing to increase his popularity, वो अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता। बाई बीइंग प्रूडेंट विद हिज मनी, मतलब अपने पैसे को विवेकशील पूर्ण तरीके से खर्च करके वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाता? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। यानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जब बहुत सोच समझ के पैसा को खर्च करता है, प्रूडेंट मतलब विवेकशील, चतुर, समझदार, दुनियादारी से भरा हुआ। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जब अपनी चतुरता से अपने पैसे को खर्च करता है तो अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज नहीं करता। अ पर्सन हु इज़ वेल्दी, एक पर्सन जो धनी है, जिसके पास बहुत पैसा है, इज़ एक्सपेक्टेड टू लीड अ लग्जरियस लाइफ। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ जिए, मतलब एक बहुत विलासितापूर्ण जीवन जिए, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जिए। एंड टू बी लेविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी, और अगर वो कोई मतलब किसी का आतिथ्य कर रहा है या कहीं कोई वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसमें वो लेविश रहे। लेविश मतलब खुले हाथ से खर्च करे, खूब खर्च करे। ठीक है, कौन, किससे उम्मीद की जाती है? जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इफ ही इज नॉट सो, यदि वो ऐसा नहीं करता, ही इज कंसिडर्ड मीन, उसको कंजूस समझा जाता है, उसको दरिद्र समझा जाता है। एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप उसकी जो व्यवसाय में प्रतिष्ठा है, उसकी जो रेपुटेशन है यानी उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन फर्स्ट प्लेस। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जबकि विरोधाभास ये है
कि यदि वो इफ ही दैट ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी, अगर वो अपने पैसे से केयरफुल ना होता, यानी सावधान ना होता अगर वो अपने पैसे को लेके, तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये कहने हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करे, और अगर वो कहीं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो बहुत लेविश करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब होती है, सफ़र करती है उसके परिणाम स्वरूप। लेकिन विरोधाभास क्या है कि यदि वो अगर अपने पैसे को लेके केयरफुल ना रहता, यानी अगर पैसे को उसने सोच समझ के ना खर्च किया होता, तो आज उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता। If he had not been careful with his money in first place, he would never have achieved his present wealth. उसने अगर वो पैसे को लेके केयरफुल ना होता तो आज उसने इतनी प्रेजेंट जो आज उसके पास धन है वो इतना धन इकट्ठा ही ना कर पाता। ठीक है, एमंग द लो इनकम ग्रुप, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट, उनके साथ एक अलग तरीके की वैल्यू रहती है। ठीक है, क्या रहती है? द यंग क्लर्क, एक युवा क्लर्क, who makes his wife a present of a new dress when he has not paid his house rent, एक युवा क्लर्क जो अपनी वाइफ को एक नई ड्रेस गिफ्ट करता है तब जबकि उसने अपने घर का किराया ही ना दिया हो, when he has not paid his house rent, is condemned as extravagant। ठीक है, उसको क्या होता है? उसको कंडेम किया जाता है, यानी उसकी निंदा की जाती है कि वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब बहुत फिजूल खर्ची कर रहा है। कोई ऐसा निम्न आय वर्ग का, यानी कोई यंग क्लर्क, कोई युवा क्लर्क जो अपनी वाइफ को एक नई ड्रेस दे रहा है तब जबकि उसने अपने घर का किराया ही नहीं दिया है, उसको कंडेम्ड किया जाता है। ठीक है, केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज अपलॉडेड एज अ वर्च्यू। निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं वो अगर पैसे को बहुत केयरफुली खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं, टू द पॉइंट ऑफ मीननेस, मतलब कंजूस बने की हद तक, दरिद्रता की हद तक वो अपने पैसे को लेके केयरफुल रहते हैं, दैट इज अपलॉडेड एज अ वर्च्यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी तारीफ की जाती है कि भाई ये जो है वो वर्च्यू मतलब गुण, वो उनके उस गुण की तारीफ की जाती है। अगर कोई निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बहुत केयरफुली अपने पैसे को खर्च करता है इस हद तक कि वो कंजूसी की हद हो या दरिद्रता की हद हो, तो उसकी इस गुण की तारीफ की जाती है। ठीक है, नथिंग इन हिज लाइफ इज कंसीडर्ड मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल्स। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके बिलों का भुगतान करने से ज्यादा, मोर वर्दी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या योग्य कुछ नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? बात हो रही है जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के, उन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, कि उसकी लाइफ में, ऐसे लोगों की लाइफ में अपना बिल को पे करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट या वर्दी कुछ नहीं है। द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन, इस तरह के जो लोग हैं उनकी जो पत्नी होती है, सेपरेट्स हर हाउस कीपिंग मनी इनटू जॉयलेस लिटिल पाइल्स, वो अपने जो घर को मैनेज करने के लिए, अपने घर की व्यवस्था करने के लिए जो पैसा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे खुशी नहीं मिलती है, जॉयलेस मतलब जिससे खुशी नहीं मिलती है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जो ऐसे निम्न आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो गृह व्यवस्था में के जो पैसे उसको मिलते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। सो मच फॉर रेंट, इतना पैसा किराए के लिए, इतना पैसा फूड के लिए, इतना पैसा चिल्ड्रंस के शूज़ के लिए, बच्चों के जूते के लिए। शी इज़ एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वेनिमिटी एवरी मंथ, वो हर महीने, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वो हर महीने जो उसके घर में दूध देता है उसको फेस कर सके विद इक्वेनिमिटी। ठीक है, इक्वेनिमिटी मतलब सहज भाव से, कि उसको शांति पूर्वक, जब वो अपने जो भी उसके घर में बिल हो रहा है, सपोज दूध वाले का एग्जाम्पल दिया है, अगर उसका हर महीने बिल दे रही है तो उसको वो सहज भाव से उसको फेस कर सकेगी। ठीक है, दूध वाले को। सेटिस्फाइड विद हर इकोनॉमाइजिंग वेज,
अपने इकोनोमाइजिंग वेज जो उसके हैं, जो किफ़ायती तरीके हैं, इकोनोमाइजिंग वेज मतलब जो उसके किफ़ायत करने के तरीके हैं, उनसे वो संतुष्ट रहती है। एंड नेवर नोज द गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग शी कांट रियली अफोर्ड, और उसके अंदर कभी भी गिल्ट नहीं होता, गिल्ट मतलब अपराध बोध नहीं होता उसके अंदर ही, एंड नेवर नोज द गिल्ट, और उसके अंदर कभी भी अपराध बोध नहीं होता है, ऑफ बाइंग समथिंग, कुछ ऐसा खरीदने के लिए जिसको वो अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, मतलब जिसको वो खरीद ना सके, ऐसी चीज़ों के लिए उसके अंदर अपराध बोध नहीं होता। जैसे आजकल क्या होता है ना माँ बाप में, कि बच्चे ने कहा मुझे ये 10,000 के जूते चाहिए, और माँ बाप जो है वो दिलवा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए गिल्ट, उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से केयरफुली पैसे को खर्च करते हैं। और जबकि ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो क्या बोला गया है कि एक्स्ट्रा वैगेंट मैन जो है वो अगर पैसे को प्रूडेंट होता है अपने पैसे से, यानी कि अपने पैसे को लेके अगर वो विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करता है, तो उसको क्या माना जाता है, मीन, कंसीडर्ड मीन। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों में देखिए अलग अलग हो गया। गरीब आदमी की तारीफ हो रही है जब वो अपलॉडेड मतलब तारीफ, उसका गुण मान के तारीफ की जा रही है, जबकि ऊपर उसको कंजूस या दरिद्र समझा जा रहा है जो अमीर आदमी है। ठीक है, एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरा सवाल है, आई फॉल नीदर ऑफ दीज कैटेगरीज, मैं इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता। इफ आई हैव मनी टू स्पेयर, यदि मेरे पास अतिरिक्त धन है, मनी टू स्पेयर मतलब अतिरिक्त धन होना, आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट, अगर मेरे पास अतिरिक्त धन है तो मैं फिजूल खर्ची करता हूँ, मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ। बट व्हेन, लेकिन जब, एज इज़ यूजुअली द केस, जो ज़्यादातर टाइम पर होता है, आई एम हार्ड अप, हार्ड अप मतलब होता है, हार्ड अप मतलब होता है लेस मनी। जब आप अगर मैं कह रहा हूँ आई एम हार्ड अप मतलब मेरे पास कम मनी है या मैं कम मनी की वजह से परेशान हूँ। एज इज यूजुअली द केस, जो ज़्यादातर केसेस में होता है, आई एम हार्ड अप, मेरे पास कम मनी है, एंड देन आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल, अगर मेरे पास कम पैसा है, जो ज़्यादातर केसेस में होता है, तो मैं सबसे ज़्यादा कंजूस आदमी हूँ जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना दरिद्र होता हूँ जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल। ठीक है, तो ये हमने अपना एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया। एक बार जल्दी से उसका मीनिंग मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, और उससे हमें एक आइडिया लग गया कि इसमें जो बात क्या हो रही है। शुरू में जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, उसमें ये बात हुई विरोधाभास की, वो ये कि जब अमीर आदमी कंजूसी से पैसे खर्च करता है तो उसको ही इज़ कंसिडर्ड मीन, उसको दरिद्र और कंजूस समझा जाता है जब अमीर आदमी खर्च करता है। लेकिन जब एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति, यंग क्लर्क खर्च करता है, तो उसको क्या समझा जाता है, उसको उसकी तारीफ होती है एज अ वर्च्यू। तो इस पैराग्राफ से हमें ये बात समझ में आ गई। और जो पैराग्राफ दूसरा था उसमें क्या लिखा है, उसमें राइटर अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें एक बार इस पैसेज को जल्दी से पढ़ के समझ में आ गई। ठीक है, देर थोड़ी सी शायद इसलिए लगी क्योंकि मैं उसका हिंदी में भी मीनिंग समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आप 20, 30, 40 पैराग्राफ मेरे साथ साथ करेंगे, मेरे करने का तरीका आप समझेंगे, आप भी बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ये अभी जनवरी में 2024 में जो CPO में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पैराग्राफ पूछा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ लोथ्ड, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ लोथ्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब कर्स्ड मतलब होता है शापित, जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कर्स मतलब शापित, और शंड मतलब जैसे आपने, शन मतलब होता है छोड़ना या तिरस्कार करना, तो शन मतलब किसी को जैसे कोई छोड़ देता है तो ही शंड। ठीक है, एडोर्ड मतलब तारीफ करना, और डिस्पाइज्ड मतलब भी वही होता है, घृणा करना किसी चीज से। ठीक है, तो अगर आप लोथ्ड इधर आए, ये लिखा है एज यूज्ड इन द पैसेज, तो हम पैसेज में जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा है, देखिए दूसरी लाइन के अंदर, एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज आइदर एडमायर्ड, या तो उसकी तारीफ की जाती है, और लोथ्ड, और या उससे घृणा की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब
कि जो लोथ्ड मीनिंग है उसका मतलब क्या है कि किसी चीज से घृणा करना या किसी चीज को नापसंद करना। ठीक है, तो नापसंद करने का उल्टा, क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा है, अगर तो ये सिनोनिम पूछता, सपोज अगर ये हमसे यहाँ पे पूछता सिनोनिम, तो सिनोनिम तो सीधा सीधा था डिस्पाइज्ड, क्योंकि डिस्पाइज का मतलब भी होता है किसी चीज को नापसंद करना और लोथ्ड मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, एंटोनिम, तो लोथ्ड मतलब नापसंद करना और एडोर्ड मतलब किसी चीज की तारीफ करना। ठीक है, प्रशंसा करना, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकते। शापित, किसी को श्राप देना या शापित होना, किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ा हुआ, ये है प्रशंसा करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने मतलब उधर की तरफ हम गए और तुरंत हमें इसका आंसर मिल गया। अब क्या कह रहे हैं ये, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए हमें एक बार पैसेज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, पीपल हु लीड अ लग्जरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली। ये कह रहे हैं कि जो 4 सेंटेंस लिखे हैं इसमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पीपल हु लीड अ लग्जरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली। इसमें तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, बल्कि इसमें तो उल्टा लिखा है पैसेज में। इसीलिए मैंने आपको पैसेज शुरू में ही बताया कि पैसेज को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक डिवाइड कर दीजिए, अमीर लोग से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है जब वो पैसे को बहुत ही केयरफुली खर्च करते हैं, और एक कर दीजिए जो लो इनकम ग्रुप है, यंग क्लर्क है, जब वो पैसे को बहुत विवेक पूर्ण तरीके से खर्च करता है, देखभाल करके खर्च करता है, तो उससे कैसे उसको लोग ट्रीट करते हैं या क्या उसके बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपल हु लीड अ लग्जरियस लाइफ, यानी कि जो लोग बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेविशली चीजों को खर्च करें, मतलब विलासितापूर्ण चीजों को खर्च करें। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। अब ये सेंटेंस सही है, जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि वो मनोरंजन करें, कैसे, विलासितापूर्ण तरीके से। ठीक है, लेविशली, खूब हाथ खोल के खर्च करें, यही तो वेल्दी लोगों के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। अ लो इनकम पर्सन इज कंसीडर्ड वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन टाइम। एक लो इनकम का पर्सन, जो निम्न आय के वर्ग के लोग हैं, उनको वर्दी मतलब उनको अच्छा कहा जाता है यदि वो अपने बिल टाइम पर पे करते हैं। तो क्या पैसेज में ऐसा कुछ लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्या लिखा है ये देखिए, नथिंग इज इन हिज लाइफ इज कंसीडर्ड मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल। उसके जीवन में कुछ भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा उसके बिल को पे करना। यानी कि जैसे बिजली का बिल, दूध का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, घर का रेंट, ये सब बिल्स ही माने जाते हैं ना। तो उसके पास जो यानी लो इनकम ग्रुप की देखिए बात हो रही है ना, यहाँ से शुरू हुई, तो इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना, तो यानी कि अ लो इनकम पर्सन इज कंसीडर्ड वर्दी, ये भी बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। तो ये नॉट ट्रू तो हुआ नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट एट ऑल टाइम्स, मतलब ऑथर जो है, लेखक जो है, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है, लिबर्टी दी गई है कि वो हमेशा ही खूब खर्च करे, एक्स्ट्रावेगेंट रहे। ठीक है, क्या ऐसा है, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें इसने बताया है कि एज फॉर माई सेल्फ, मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं होता। जब मेरे पास पैसा अतिरिक्त होता है, मनी टू स्पेयर मतलब पैसा अतिरिक्त होता है, आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट, मैं खर्चीला हो सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो केस है जब मैं हार्ड अप होता हूँ, यानी जब मेरे पास पैसा कम होता है, तो मेरे जैसा कंजूस आदमी कोई नहीं होता। यानी कि मैं आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल। तो यानी कि हमेशा तो एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। जब पैसा होता है उसके पास स्पेयर, तब तो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता वो तो कंजूस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो
द ऑथर इज एट द लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट एट ऑल टाइम्स, हमेशा उसको स्वतंत्रता है कि वो अपना खर्चीला रहे। ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। पैरा मैसेज जो लेखक जो है वो कुछ और मैसेज दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जब मेरे पास पैसा होता है स्पेयर में एक्स्ट्रा, तब तो मैं एक्स्ट्रावेगेंट होता हूँ, लेकिन व्हेन आई एम हार्ड अप इन द मनी तब मैं बिल्कुल मीनेस्ट पर्सन इमेजिनेबल हो जाता हूँ। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है हमारे पैसेज के अनुसार, यानी कि ये आंसर हो गया थर्ड। फिर भी हम एक बार चौथा पढ़ लेते हैं। द रिच अमास वेल्थ बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली, जो रिच होते हैं यानी जो अमीर लोग होते हैं वो वेल्थ को, अमास का मतलब वेल्थ को इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें धनी बनते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली, मतलब वो पैसा जो है वो इकोनॉमिकली खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, तब जाके वो वेल्थ को अमास करते हैं, तब जाके वो वेल्थ जुटाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही सेंटेंस लिखा था जहाँ पर लिखा था पैराडॉक्स। देखिए, द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट, यानी कि जो विरोधाभास वो ये है कि इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, यदि वो पैसे के साथ सावधान ना रहता, ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ, उसको कभी भी अपनी जो प्रेजेंट वेल्थ आज उसने अचीव करी है, जो बनाई है, वो ना रहती। तो यही मतलब है ना कि वो पैसे के साथ केयरफुल रहा, इसीलिए उसने बनाई। तो यानी कि जो हमारा ये सेंटेंस है फोर्थ, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और हमें करना क्या था, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा है, थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, द वर्ड इक्वेनिमिटी इन द पैसेज मीन्स, ये कह रहे हैं कि जो पैसेज के अंदर इक्वेनिमिटी है उसका मतलब क्या है। तो इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समभाव या संतुलन। ठीक है, तो हमें याद है जब हमने पैसेज पढ़ा कि उसमें एक जगह लाइन आई थी कि जब उसकी वाइफ एक मिल्कमैन को फेस करे तो वो इक्वेनिमिटी से फेस करे। क्यों, क्योंकि उसने उसके बिल दिए हुए हैं। देखते हैं हम, देखिए ये देखिए लिखा हुआ है कि शी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वेनिमिटी एवरी मंथ, मतलब जब वो पैसे को संभाल के खर्च करती है तो वो जो उसके यहाँ मिल्कमैन है उसको बहुत ही संभाव से या बहुत ही संतुलन से फेस करती है। तो ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसमें इक्वेनिमिटी का मतलब क्या है। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या ट्रैंक्विलिटी है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है, क्या एजिटेशन है। तो मैंने बताया इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संभाव, संतुलन। अगर आपने किसी का पेमेंट आप हर मंथ कर रहे हैं रेगुलर वे में, तो आप उसको संभाव संतुलन से फेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा ही एंग्जाइटी में रहेंगे, परेशान रहेंगे कि अरे हमने इसका पे नहीं किया, वो भी आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा हर बार आके। ठीक है, तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ठीक है, ट्रैंक्विल से बना है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताशा। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। और एजिटेशन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, चिड़चिड़ापन, मतलब उसका वो ही इज ऑलवेज एजिटेटेड, मतलब वो हमेशा ही बेचैन रहता है। ठीक है, बेचैन रहता है वो। तो इसका मतलब इक्वेनिमिटी का तो बेचैन भी नहीं हो गया, चिंता भी नहीं हो गया, हताशा भी नहीं हो गया, शांति ठीक है। ये बड़ा शांति से अपने मिल्कमैन को फेस करती है क्योंकि वो हर महीने उसका बिल देती है, हर महीने उसका पेमेंट देती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, पहले है इसमें मुझे आपको एक चीज बतानी है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। एक सेकंड में जरा पानी पी लूं थोड़ा। अच्छा, अभी क्या करें, विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज।
ये कह रहे हैं पैसेज से आप क्या अनुमान निकाल सकते हैं, पैसेज से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रावेगेंस इज अपलॉडेड इन सम एंड कंडेम्ड इन अदर्स, कि जो खर्चीलापन है, बड़ी बहुत ज़्यादा जो फिजूल खर्ची है, वो कहीं पर तो अपलॉड की जाती है, कहीं पर तो उसकी प्रशंसा की जाती है, अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, और कहीं पर वो कंडेम्ड की जाती है, यानी कहीं तो उसकी सराहना की जाती है और कहीं पर वो कंडेम्ड मतलब होता है निंदा करना, कि कुछ लोगों में तो उसकी निंदा की जाती है और कुछ लोगों में उसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, हम आगे भी पढ़ेंगे जो बाकी के 4 सेंटेंस हैं, लेकिन इसको हम गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सही बात है, जो अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उनमें जो खर्चीलापन है, एक्स्ट्रावेगेंस है, उसकी तो प्रशंसा की करी गई इस पैसेज में। लेकिन जो गरीब हैं, यानी जो क्लर्क है, लो क्लर्क है या निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनकी निंदा करी गई। तो इसको हम गलत नहीं मानते, इसको सही मानते हैं। और अभी हो सकता है हमें कोई एक बेटर इससे आंसर मिल जाए तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वेल्दी पीपल आर स्टिंजी एज फार एज फिलैंथ्रोपी इज कंसर्न्ड। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो पैसा बहुत ही सोच समझ के खर्च करे। तो क्या कह रहे हैं कि वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, वो स्टिंजी होते हैं, ठीक है, एज फार एज, जहां तक फिलैंथ्रोपी इज कंसर्न। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? परोपकार। तो ये कह रहे हैं कि जहां तक परोपकार की बात है, जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं। पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, पूरा पैसेज पढ़ लिया, ये परोपकारिता की बात तो कहीं भी नहीं आई। तो ये तो हम कुछ इन्फर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, कहीं पर भी फिलैंथ्रोपी की बात तो बिल्कुल नहीं आई, तो इसलिए ये तो हम इन्फर कर ही नहीं सकते। चलिए, तो यानी सेकंड तो हो ही नहीं सकता। थर्ड क्या कह रहा है? फॉर द वेल्दी, अमीर लोगों के लिए, प्रूडेंस विद मनी इज कंसीडर्ड अ वर्च्यू। जो अमीर लोग हैं उनके लिए पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना एक गुण माना जाता है। जबकि पैसेज में तो ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि पैसेज में तो उल्टा है कि जो लोग अमीर हैं, अगर वो पैसा प्रूडेंस मतलब पैसा बहुत ही सोच समझ के या विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करते हैं, तो लोग उनको मीन मानते हैं, लोग उनको कंजूस दरिद्र मानते हैं, गुण नहीं मानते। कंसीडर्ड अ वर्च्यू मतलब गुण। देखिए, चलिए पैसेज पे दोबारा चल के देख लेते हैं। लिखा है कि एक पर्सन जो कि वेल्दी है इज एक्सपेक्टेड टू, उसको ये उससे एक्सपेक्ट करती है दुनिया कि वो लग्जरियस लाइफ जिए और अपनी जो आतिथ्य है या जब कोई वो फंक्शन करता है तो उसमें उसको लेविश तरीके से करे, बहुत ज़ोरदार खुले हाथों से खर्च करे। अगर वो ऐसा नहीं करता, ही इज़ कंसीडर्ड मीन, उसे कंजूस माना जाता है। एंड हिज रेपुटेशन इज बिजनेस में इवन सफ़र इन कंसिक्वेंसेस, और उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो रेपुटेशन है बिजनेस में वो भी सफ़र करती है कि भाई ये एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, इतना पैसा है इसके बाद, इसके पास, इसके बाद भी ये लग्जरियस लाइफ नहीं जीता। तो यानी कि ये जो फॉर द वेल्दी पर्सन वो विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करे तो उसका गुण नहीं मानते लोग, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही मीन है, ये बहुत ही कंजूस है। तो ये भी हम इन्फर नहीं कर सकते। अब हम चौथा देखते हैं। पीपल हु हैव अ मीगर इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंडथ्रिफ्ट्स। स्पेंडथ्रिफ्ट्स मतलब होता है बहुत खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा, ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन, या स्पेंडथ्रिफ्ट्स मतलब होता है खर्चीला। तो पीपल हु हैव अ मीगर इनकम, मीगर मतलब होता है कम, मीगर इनकम मतलब ही हैज अ मीगर सैलरी, ही ऑलवेज ही गेट्स अ मीगर सैलरी मतलब उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो मीगर इनकम मतलब कम। तो पीपल हु हैव अ मीगर इनकम, ऐसे लोग जिनकी बहुत कम इनकम है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, लोग, दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि वो खूब खर्च करें, उनका खर्चीला स्वभाव हो। ऐसा भी नहीं है भाई। ये देखिए, जो लोग लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, उनसे दे आर कंडेम्ड एज एक्स्ट्रावेगेंट, उनकी निंदा की जाती है। कंडेम्ड मतलब निंदा करना, उनकी निंदा की जाती है जब वो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। ये तो उल्टा बता रहे हैं, तो ऐसा भी इन्फर नहीं हम कर सकते।
और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनकी इनकम कम होती है उससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खर्चीले हों। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रावेगेंस है, यानी कि फिजूल खर्ची है, बहुत ज़्यादा दिखावा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, उसकी प्रशंसा की जाती है कुछ लोगों में और कुछ लोगों में उसकी निंदा की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो अमीर लोग हैं उनके बारे में प्रशंसा की जाती है कि भाई हाँ ये लोग खर्च करें, अगर वो कंजूस होते हैं तो उनको लोग बुरी नज़र से देखते हैं कि ये कंजूस है, ये मीन है, ठीक है। और जबकि जो गरीब आदमी होता है, अगर वो पैसा एक्स्ट्रावेगेंट करे, पैसे में एक्स्ट्रावेगेंस दिखाए, तो उसको लोग निंदा करते हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये बिल्कुल हम इन्फर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें पहले में ही मालूम पड़ गया, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ऑन अ सेफर साइड पढ़ लेते हैं। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं। अभी तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुझको देखिए। चलिए अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, यदि एक सफल बिजनेसमैन अगर जुडिशियस है, जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण है, जुडिशियस मतलब, जुडिशियस वर्ड किससे आया है? जजमेंटल होने से, सही जज लेने से, सही जजमेंट लेने से, सॉरी नॉट जज लेने से, सही जजमेंट लेने से, ठीक है। तो जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके। यदि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यदि कोई सफल बिजनेसमैन अगर अपने पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ के खर्च करता है, तो हिज बिजनेस फ्लोरिशेस, his reputation suffers, his popularity rises, his prestige improves. His prestige improve का मतलब उसकी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। His popularity rises, उसकी जो लोकप्रियता होती है वो बढ़ती है। His reputation, उसकी जो रेपुटेशन है वो उसमें ठेस पहुंचती है। His business flourishes, उसका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता है। तो हमें ये सब जो है ना, अब यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लास्ट में इसलिए क्यों करा रहा हूँ मैं, कि आपको अपना या मुझे अपना माइंड नहीं लगाना कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है वो अगर अपने पैसे को बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करता है तो हाँ उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने बिजनेस में अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ के खर्च कर रहा है तो उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे लिए सही क्या है या आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि पैराग्राफ या पैसेज क्या कह रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कई लोग मैंने देखा स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक है। वो ये कर देते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन अगर जुडिशियस है अपने पैसे के साथ तो हाँ उसका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, पहला आंसर हो गया ना। अगर पैसेज ये कह रहा है कि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर विवेकपूर्ण तरीके से अपने पैसे को खर्च कर रहा है तो उसकी रेपुटेशन सफ़र करती है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। वापस देखिए, मैं आपको रिकन्फर्म करा दे रहा हूं, ये देखिए। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन does nothing to increase his popularity by being prudent with his money। अगर वो अपनी मनी के साथ प्रूडेंट होता है, विवेकपूर्ण तरीके से अगर अपने पैसे को वो खर्च करता है तो उसकी अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ नहीं करता। एक तो ये लाइन हो गई, देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होता, लग्जरियस लाइफ नहीं जीता, ही इज कंसीडर्ड मीन, उसे कंजूस दरिद्र समझा जाता है। एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर, और उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो रेपुटेशन है वो भी सफ़र करने लगती है यदि वो खुले हाथ से पैसा नहीं खर्च करता और लग्जरियस लाइफ नहीं जीता। तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी हिज रेपुटेशन सफ़र्स, उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुँचती है अगर वो विवेकपूर्ण तरीके से पैसा खर्च करता है। तो जो पैसेज में दिया है उसको सही मानिएगा, ना कि एक आदर्श स्थिति में क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हमने ये देखिए 5 क्वेश्चन कर लिए, और ये क्वेश्चन कितने इजी, मतलब इससे ज़्यादा इजी पैसेज क्या हो सकता है, ठीक है। मैं ये बात मान रहा हूँ कि जो लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है
उनको शायद शुरू में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन इसी वजह से देखिए मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए ही इसका हिंदी में पूरा एक एक लाइन का अनुवाद करते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने आज अपने 5 क्वेश्चन कर लिए इस एसएससी सीपीओ के जो जनवरी में टियर 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, बैंक पीओ की कर रहे हो, एसएससी में सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ की कभी भी तैयारी टियर 1 की नहीं की जाती। ये ध्यान रखिएगा। स्मार्टली जो लोग तैयारी करते हैं वो कभी भी टियर 1 की तैयारी नहीं करते, वो हमेशा टियर 2 की करते हैं, जिसमें आईएएस पीसीएस में उसको मेंस बोलते हैं। ठीक है, तो टियर 1 में चाहे आपके पास पैसेज आए ना आए, वैसे तो आता है आजकल, क्लोज टेस्ट भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पैसेज भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको पैसेज छोड़ना नहीं करे। जब टियर 2 आएगा तब देखेंगे, तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होगी। ठीक है, चलिए, तो हमने ये आज 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो ये हमने आज अपने 5 पैसेज कर लिए, और आशा है आपको ये 5 जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए और जिस तरीके से सॉल्व किए, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले दिन भी ये बात बताई है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, और कॉम्प्रिहेंशन का जो वीडियो था पहला वाला उसमें भी, कि अभी सिर्फ अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के ये देखना है कि सर कैसे पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच है उनकी। तो पहले हम लोगों ने जो 2 पैसेज सॉल्व किए उसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस पढ़े और उसके बाद हमने पैसेज में जा के वो देखा। फिर परसों भी मेरे पास एक मैसेज आया, उसके 3-4 दिन पहले भी एक बार मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ा हिंदी में पहले मीनिंग समझा दिया करिए, और उसके बाद तो मैंने कहा चलो आज ये अप्रोच करते हैं। आज हमने उससे किया, उससे भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो गया। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं ना, और जब मैं आपको हिंदी समझा रहा हूँ, और बीच बीच में जैसे आज का पैसेज था, मैं आपको ये बताता गया कि जो अमीर आदमी है उससे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो पैसा खर्च करे और लेविश लाइफ जिए तब तो लोग उसको अच्छा मानते हैं, और अगर वो पैसा ना खर्च करे तो लोग उसको मीन समझते हैं, कंजूस और दरिद्र समझते हैं, और उसकी जो प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है, उस पर ठेस पहुंचती है। लेकिन जब कोई निम्न आय वर्ग का आदमी है, यंग क्लर्क है, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी निंदा की जाती है। ठीक है, तो जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में ये सब बनाते रहिए कि अच्छा ये इसके लिए कहा जा रहा है, ये इसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे आज हमने किया, देखिए कितने इजीली सॉल्व कर लिया, मतलब कुछ भी हमें उसमें ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ठीक है, तो मैं ये आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप अभी सिर्फ मुझे देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जब मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में, यानी आपने भी सीखी होगी, वही किया होगा, तो हमारे यहाँ जो घर में हमें एक फॉलोअर मिला हुआ था, वो मुझे याद है हमारा ग्राउंड होता था, वो जैसे मैं साइकिल छोटा था तो चलाता था, पीछे से वो जो साइकिल का करियर होता था ना, वो पकड़े रहता था। तो मैं कहता था भैया करियर पकड़े हैं ना, वो हाँ पकड़े हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा कि वो करियर छोड़ देता था और मैं थोड़ा आगे निकल जाता, और जैसे ही मैं डगमगाया उसने फिर करियर पकड़ लिया। तो मुझे एक आशा रहती थी कि उसने करियर पकड़ा हुआ है। और 5-7-8 दिन करने के बाद एक दिन मैंने देखा तो मैं ऐसे वो गोल चक्कर लगाता था, तो जब मैंने मुझे ऐसा लगा वो करियर पकड़ा ही हुआ है मेरा पीछे का साइकिल का, और जब मैंने वो गोल चक्कर लगाया और पीछे देखा तो वो भैया जी तो वहाँ खड़े थे, और मेरे हाथ पाँव फूल गए, लेकिन कॉन्फिडेंस था। तो उसी एनालॉजी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि मैंने आपका करियर पकड़ा हुआ है। ठीक है, और आप ये कॉम्प्रिहेंशन मुझे देख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, बीच बीच में हम छोटे भी करेंगे कि देखो ये तुम अपने आप कर लो, ये इजी है। ठीक, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में ही ऐसा हो जाएगा कि जैसे मैंने आज सॉल्व किया, यही आप इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और जितना टाइम मैंने लिया इसका 1/4 टाइम लेंगे आप। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई
इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है, जहाँ मैंने पढ़ाया है इस तरीके से, वहाँ मैंने देखा है कि जो बच्चे से अगर ये पूछो कि आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है, वो ये भी नहीं बता पा रहा है। लेकिन जब उसने ऐसे ऐसे पैसेजेस, मैंने उसको समझ लिया, उसका करियर पकड़े रखा, उसको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे उसको सपोर्ट करना शुरू किया, तो कुछ टाइम बाद वो आया मिठाई का डिब्बा लेके कि सर हो गया। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को देख के। ठीक है, तो हर चीज़ को पढ़ाने का एक तरीका होता है, ग्रामर को पढ़ाने का एक अलग, वोकेबलरी को अलग। मैं जानबूझ के इसको इतना हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि जो स्टूडेंट जिनको दिक्कत है इंग्लिश समझने में, वो इसको ईजिली कर सके। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा कि एक एक डिसलाइक आ रहा है, 2 वीडियोस में अभी तक आया है। तो जिस भी बंधु ने उसको डिसलाइक किया है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आपने डिसलाइक किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बस आप उसमें नीचे कारण लिख दीजिए कि सर ये आपने सही नहीं पढ़ाया, ये तो ऐसे पढ़ाना चाहिए था। तो आप समझ लीजिए मेरे ऊपर बहुत कृपा करेंगे, मैं मतलब उससे मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। तो सिर्फ डिसलाइक करना मतलब लाइक करना, डिसलाइक करना, तो चलिए लाइक करना समझ में, डिसलाइक क्यों किया भाई, मतलब मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आखिर मैं देखूँ कि क्या क्या वजह है, क्यों डिसलाइक किया गया, मैं अपने आप को नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, और आशा है आज आपने जो कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ सॉल्व किया, इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। अब हम लोग इसी सीरीज़ में अगला कॉम्प्रिहेंशन कुछ दिन में करेंगे, वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, PQRS, सबकी एक सीरीज़ चलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।